Hello everyone. Now we are going to start molecular basis of inheritance. हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की, वो भी पिक्चर्स के थ्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का चैप्टर, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए से बना होता है। ये क्या है? मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है जेनेटिक मटेरियल का। और हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस। आरएनए इज़ द मोस्ट फंक्शनल एज मैसेंजर। ये फंक्शनल कैसे होता है? मैसेंजर की तरह होता है। मीन्स ये मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और ये राइबोसोम्स भी बनाते हैं। डीएनए में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनते हैं। ये हम देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड 1, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है। शुगर, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन बेस, और ये क्या है? शुगर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए और डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। हम देखेंगे फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ये सब क्या मिलके बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में एटी, एडेनिन थाइरोक्सिन, एडेनिन है, ये थाइमीन है। और साइटोसिन के साथ क्या रहता है? गुआनिन। गुआनिन के साथ साइटोसिन। जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। पेंटोज शुगर, राइबोसिन आरएनए, डीऑक्सीराइबोसिन डीएनए में होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये याद रखना है। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस में 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन। प्यूरिन में होता है एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। ये एडेनिन और गुआनिन, ये क्या है? इसका प्यूरिन, प्यूरिन छोटा नाम है एडेनिन और गुआनिन, तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, देख रहे हैं हम। पायरिमिडीन बड़ा लंबा नाम है, तो इसे साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, बड़ा लंबा नाम है इसलिए 3 इसमें प्रेजेंट हैं और इसके स्ट्रक्चर छोटे हैं। थाइमीन को 5 मिथाइल यूरासिल भी बोला जाता है। डीएनए में यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, डीएनए में थीमीन प्रेजेंट होता है जिसको हम 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं। डीएनए में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाइट्रोजनस बेस लिंक्स होता है, नाइट्रोजनस बेस लिंक है पेंटोज शुगर से थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो है नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है वो क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि शुगर से अटैच्ड है इसलिए। एडिनोसिन, अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए और न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए में, तो इन सब का नाम डिफरेंट हो जाता है। एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए की बात करें तो एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी एडिनोसिन, आरएनए में गुआनोसिन, डीएनए में डीऑक्सी गुआनोसिन, आरएनए में साइटिडीन,
डीएनए में डीऑक्सीसाइटिडीन, आरएनए में यूरिडीन, डीएनए में डीऑक्सीथाइमिडीन, एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन, गुएनोसिन डीऑक्सी गुएनोसिन, साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन डीऑक्सीथाइमिडीन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। यूरिडीन, आरएनए में न्यूक्लियोसाइड्स को यूरिडीन कहते हैं और डीएनए में डीऑक्सीथाइमिडीन बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में जो डीएनए होता है उसमें यूरासिल एब्सेंट होता है, इसीलिए डीऑक्सीथाइमिडीन बोलते हैं ओनली डीएनए में। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में मिलता है। ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। हमने देखा था कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर किससे अटैच होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जो स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड एडिशनल OH होता है सेकेंड पोजीशन पे राइबोस के। दो न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्स होते हैं 3:5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से और फिर डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब मोर न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्स होते हैं इट्स फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए का एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई। फ्रेडरिक मिक्सचर 1839। फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे 1869 में आइडेंटिफाई किया था डीएनए को और उन्होंने एक नाम दिया था न्यूक्लिन। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था और बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन जब हुआ तो फिर मॉरिक विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया था डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। जैसे हम रिवाइज कर लेते हैं ये पॉइंट। फ्रेडरिक मिक्सचर इन्होंने 1869 में आइडेंटिफाई किया था डीएनए को और फिर उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल मॉडल हेलिक्स डीएनए का दिया था, डबल मॉडल हेलिक्स ऑफ डीएनए। एक्सरे डिफ्रैक्शन के हिसाब से जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ, डीएनए जब मिला कि हाँ ये डबल हेलिक्स है डीएनए का, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा ये मॉडल जब प्रपोज किया गया तो फिर उसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया? मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने। यहाँ पे हम इसका ये देख, मिक्सचर ने न्यूक्लिन को दिया था, प्रपोज किया था डबल हेलिकल मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक ने। यहाँ पे देख रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल को इन दोनों ने शो किया। फिर हम देखेंगे मॉरिस विल्किन एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों साइंटिस्ट ने, ये फीमेल साइंटिस्ट थी और ये मेल थे, इन्होंने मिलके एक्सरे रिफ्रैक्शन जो था एक्सरे मशीन से देख के बताया कि हाँ कितने बेस पेयर होते हैं, क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से डीएनए बना होता है और कॉइल्ड होता है राइट हैंडेड फैशन में। पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स का पिच कितना है? 3.4 नैनोमीटर। मीन्स एक जो कॉइलिंग है उसका पिच कितना है? ये है 3.4 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न जो होता है 10 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, डिस्टेंस एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितने हैं? यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। जो बैकबोन है डीएनए का शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है। द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेसिस यहाँ पे हम देख रहे हैं अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दो चेन्स एंटी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। वन चेन हैज़ पोलैरिटी 3:5, एक चेन की पोलैरिटी 3:5 है। 3:5 है तो दूसरी की 5:3 रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है?
द बेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। जो दो स्टैंड हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है और वो क्या करते हैं, बेस पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ए डबल टी है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी सी साइटोसिन और गुआनिन है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडिन, दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन। और प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के अलग साइड में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये डीएनए है, इसके बेस पेयर को इस यहाँ पे मैग्नीफाई कर लिया है। मैग्नीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच का 0.34 नैनोमीटर है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है ये। और ये शुगर एंड फॉस्फेट से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। फॉस्फेट ग्रुप इधर भी है, फॉस्फेट ग्रुप ये है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे पेंटो शुगर है। वही नाइट्रोजनस बेस पेंटो शुगर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। इरविन चारगफ रूल, डीएनए में क्या होता है, प्रोपोर्शन ए इक्वल है टी के और जी इक्वल होता है सी के। चारगफ साहब ने यही बताया था, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, या फिर ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। डीएनए जो होता है 5174 बैक्टीरियोफेज है, उसके 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5174 के पास कितने, जो बैक्टीरियोफेज है उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास 4850 बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा उसके पास कितने बेस पेयर हैं, 48502। हम बस यही देखेंगे, 5174 जो बैक्टीरियोफेज है उसके 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा उसके पास 48502 बेस पेयर है। इस्चेरिशिया कोलाई के बाद 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड कंटेन ह्यूमन डीएनए का 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ डीएनए की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए, जो लेंथ है डीएनए का, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। हमने देखा था दो बेस पेयर के एडजेसेंट में कितना डिस्टेंस होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। नंबर ऑफ बेस पेयर जो ह्यूमन में है 6.6 इंटू 10⁹। लेंथ है डीएनए का 6.6 इंटू 10⁹, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीन्स नंबर ऑफ बेस पेयर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। इशर्शिया कोलाई में लेंथ जो होता है डीएनए का 1.36 मिलीमीटर होता है, 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, तो 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर हो जाएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है स्कैटर्ड नहीं होता है, पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं होता है। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज, सो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के पास जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन करेगा। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें पैकेजिंग कैसी होती है। यूकैरियोट्स में इसमें बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग हिस्टोन कहते हैं। डीएनए क्या है, बहुत सारे हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ये नाम पूछा जाता है नीट में, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर हिस्टोन रिच प्रोटीन।
8 हिस्टोन्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर। 8 हिस्टोन मिलके हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है। जो डीएनए है, ये डीएनए, और यहाँ पे ये क्या है, स्टोन में ये क्या है, रैप होगा। ये क्योंकि ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके राउंड राउंड उसको रैप करके रखता है, होल्ड करके। यहाँ पे हम देख रहे हैं हिस्टोन ऑक्टोमर है, न्यूक्लियोसोम्स मॉलिक्यूल। यूकैरियोट्स में टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन करता है 200 बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स ह्यूमन में कितने होते हैं? न्यूक्लियस, यहाँ पे बेस पेयर अपॉन 200 न्यूक्लियोसोम। ये इसका फॉर्मूला जैसे वो था पिछले में, ऐसे हम इसमें भी देखेंगे। न्यूक्लियोसोम यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स है और यहाँ पे बेस पेयर के बारे में बताया है। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। न्यूक्लियोसोम इक्वल टू बेस पेयर, और यहाँ पे टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कितना बेस पेयर कंटेन करता है। हमने यहाँ पे देखा था ये फॉर्मूला जो है, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं ह्यूमन में? 6.6 इंटू 10⁻9, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर अपॉन 200, तो 3.3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम्स क्या है? रिपीटिंग यूनिट अपने में कंटेन करके रखते हैं, जिसको हम लोग क्रोमैटिन करते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज़ है। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमैटिन है और क्या है, ये थ्रेड लाइक जो है स्टेन बॉडीज़ है। न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन में, जैसे यहाँ पे ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स हैं। हम देख रहे हैं क्रोमैटिन पैक्ड है क्रोमैटिन फाइबर में, कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज सेकेंड में। कॉइल्ड और कंडेंस हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, इससे फॉर्मेशन होता है। हाई लेवल पैकिंग रिक्वायर करती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। शॉर्ट स्टेज ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन। ये डिफरेंट स्टेजेस को बताया जा रहा है कि कैसे है, कैसे पैक्ड होता है। क्रोमैटिन के दो पार्ट होते हैं, यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो है लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमैटिन, इट्स स्टेन लाइट। ये लाइट देखने में लाइट होता है, और ये क्या है, यह डेंसली पैक्ड होता है, इनएक्टिव रीजन है क्रोमैटिन का, और डार्क स्टेन होता है। हाईली पैक्ड है इसीलिए डार्क स्टेन है, कॉमन सेंस की बात है। और अब हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए जेनेटिक मटेरियल को खोजने के लिए। जेनेटिक मटेरियल की सर्च हुई थी, सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मिंग एक प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि जो ग्रिफिथ थे 1928 में, माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइस है और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये एक बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन है, स्मूथ, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मूथ है, और यहाँ पे स्मूथ के पास क्या है, म्यूकस कोट है, जो कि निमोनिया कॉज करता है। और जो वायरेलेंट नॉन वायरेलेंट है, डू नॉट कॉज निमोनिया, इससे फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, जो लिविंग एज स्ट्रेन है, लिविंग एज स्ट्रेन एज, इससे क्या होता है, जो स्मूथ था वो निमोनिया कॉज करता था, और जो रफ था, रफ स्टेन, निमोनिया कॉज नहीं करता था। निमोनिया कॉज करने का तरीका जो था इसका, इसकी जेनेटिक मटेरियल का इन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद देखा कि जो लिविंग एज स्टेन है, जो कि निमोनिया कॉज करते थे, वो माइस को मार देते हैं, माइस उसके अंदर जाने पे मर जाते हैं। और जो लिविंग और जो रफ था, नॉन वायलेंट था,
इसको लगाने पे, इंजेक्शन लगाने पे माइस जो है जीवित रह जाते हैं, बैक्टीरिया इसके हार्ट में नहीं पाया गया। इसके बाद क्या किया, हीट किलिंग ऑफ S10 को हीट किल किया, इसको मीन्स हीट किया गया। इसके बाद देखा गया कि जो हीट किल था उसमें, जिससे वायरस से वायरलेंट जो था वो नॉन वायरलेंट हो गया हीट करने के बाद। फिर क्या किया, S10 को इन दोनों को मिक्स किया गया। उसके बाद जो था आर वायलेंट में देखा, जब S और R को मिलाया गया तो देखा गया कि माइस जो है मर गया। S10 इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई। R10 इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लिव। जब S10 हीट किया गया तो माइस जिंदा ही रह गया है। S10 हीट प्लस R10 लाइव इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई। ऐसा क्यों हुआ, जो नॉन वायलेंट था वो वायलेंट का फॉर्म ले लिया, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ। इससे यही पता चला कि कुछ जो है वन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं और कुछ चीज़ें वैसे ही रह जाती हैं। इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, हीट किल S10 टू R10 में ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए R10 जो है सिंथेसाइज किया स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड को और वायलेंट बन गया। ये क्यों हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा हुआ जैसे हमने किया, हीट करने से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जेनेटिक मटेरियल का चेंज हुआ, इसीलिए माइस जो है मर गया। उसमें नॉन वायलेंट पार्ट प्रेजेंट था तो भी माइस मर गया। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का हम सर्च देखेंगे। पार्ट 2 बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओर्सवर्ल्ड, एवरी, कॉलिन मैकलिन, MC कैटी वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसे डिटरमाइन किया गया बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल प्रोटीन, DNA, RNA, हीट किल एस सेल्स यूजिंग सुटेबल एंजाइम, जैसे कि लिपिड्स को रिमूव किया गया, कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव किया, हीट किल एस सेल्स को डाला गया प्रोटीएज, RNAs, DNAs में। प्रोटीएज में देखा गया कि जो उसके सेल वॉल है उसको रिमूव करके प्रोटीन नहीं होंगे। RNA में भी देखा गया कि प्रोटीन, RNAs डाला गया तो प्रोटीन नहीं थे, DNAs डाला गया तो प्रोटीन नहीं थे उसमें। ये क्या है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन, इस आने पे एंजाइम बन जाता है। फिर ऐड R सेल्स को ऐड किए, नॉन वायलेंट सेल्स को ऐड किए, S सेल्स डिसअपीयर हो गया। फिर हम ऐड कर रहे हैं RNAs में R सेल को ऐड करने पे नॉन वायलेंट को, फिर क्या S सेल्स अपीयर हो गए। फिर जब हम DNA वाला पार्ट था उसमें अगर हम ऐड किए S सेल्स को, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। हमने देखा कि प्रोटीएज में, RNAs में भी, जो प्रोटीन में भी, RNA में भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड RNA using protease and RNase did not affect transformation. Transforming substances was not a protein or RNA. Transforming substance protein और RNA नहीं था. Digestion of DNA with DNA, इट्स मीन DNA caused transformation of S cells to DNA was transforming, मतलब कुछ चीज़ जो ट्रांसफ़र हुई, DNA जो था ट्रांसफॉर्म कर दिया और बाकी RNA और प्रोटीन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इससे हमें यही पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो पास हो रहा है वो क्या है, DNA ही है। पर साइंटिस्ट इस समय पे भी श्योर नहीं थे कि हाँ यही है, यही जेनेटिक मटेरियल है, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर थर्ड साइंटिस्ट जो थे, हर्शे चीज़ एक्सपेरिमेंट, ये हर्शे और ये चीज़, इन्होंने बताया कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया वायरसेस ऑन अ मीडियम कंटेनिंग जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 को कंटेन करते थे और एक मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन करते थे। वायरसेस ग्रो हो गया P32 गॉट रेडियो एक्टिव DNA, क्योंकि इसमें कंटेन करता है फॉस्फोरस में DNA पाया जाता है। वायरसेस जो ग्रो करते थे S35 पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला, क्योंकि प्रोटीन कंटेन करता है सल्फर। ये प्रिपरेशन जब हुआ, यूज टू प्रिपेयर सेपरेट
टू इन्फेक्ट इशर्शिया कोलाई, इशर्शिया कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन के बाद इशर्शिया कोलाई सेल्स जो हैं जेंटली उन्हें मिक्स किया गया ब्लेंडर में और रिमूव कर दिए वायरस पार्टिकल को बैक्टीरिया से। हम यहाँ पे देख रहे हैं रिमूव हो रहे हैं वायरस ब्लेंडिंग होने के बाद रिमूव हो रहे हैं वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया से। इस कल्चर को सेंट्रीफ्यूग्ड किया गया बोला गया। और इस सेपरेट लाइटर वायरस को जो हल्के थे वेट में उन्हें सेपरेट कर दिया गया हेवी बैक्टीरियल सेल से। मीन्स वायरस को जो वायरस लाइटर हुई होते हैं और हेवी बैक्टीरियल सेल्स ये दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में सहायता मिली। इसमें देखा गया बैक्टीरिया इन्फेक्ट जो हुए थे वायरस के साथ रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन करते थे, उनके पास रेडियो एक्टिव था। डीएनए हैज़ पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, और वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए पास हो गए थे। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेर नॉट रेडियो एक्टिव, जो बैक्टीरिया थे इन्फेक्ट हुए थे रेडियो एक्टिव प्रोटीन से, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं थे। प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, प्रोटीन इंटर नहीं होते बैक्टीरिया से वायरस में। नो रेडियो एक्टिव S35 sulfur detected in cells. Radioactive is protein in liquid. Bacteria is pellet. Radioactive हमने जब phosphorus 32 को देखा तो डिटेक्ट हुए थे सेल्स में। रेडियोएक्टिव फेज इसमें कंटेन किए थे डीएनए। नो रेडियोएक्टिव इन सुपरनेंट में कोई भी रेडियोएक्टिविटी देखने को नहीं मिली। हम यहाँ पे 3 स्टेजेस पे जाते हैं। बैक्टीरियोफेज था, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन प्रोटीन कैप्सूल कंटेन किया था, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो डीएनए कंटेन किया था। इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड। सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और बोल दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, IBC याद रखेंगे हम। जेनेटिक मटेरियल की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये अपने रेप्लिका को जनरेट करता है, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, प्रोवाइड करता है म्यूटेशन जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अब हम देखेंगे रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी और रीज़न ऑफ म्यूटेशन। डीएनए जो है स्टेबल है और आरएनए क्या होता है, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है। और जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और थाइमिन की वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है। और ये इसमें यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है। प्रेजेंस ऑफ 2-OH इन शुगर, प्रेजेंस मीन्स एब्सेंस होता है। यहाँ पे 2-OH शुगर एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंस होता है राइबोज में। हम देखेंगे आरएनए अनस्टेबल है। वायरस क्या होते हैं, म्यूटेट और इवॉल्व करते हैं बहुत ही तेज़ी से। वायरसेस जिसमें होते हैं जेनेटिक मटेरियल, उसका एग्जांपल है क्यू बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस। डीएनए क्या है, कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं। देखते हैं 2 स्टैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। हीटिंग पे वो सेपरेट हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलते ही वो जुड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डीएनए की। डीएनए ऑफ द हीट किल वेक्टर डिड नॉट डिस्ट्रॉय, जो हीट करने के बाद भी डीएनए की जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रेक नहीं हुई थी। ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। स्टोरेज करने पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये बेटर होता है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक आरएनए इज़ बेटर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना हो, मैसेंजर के फॉर्म में यूज़ करना हो तो आरएनए बेटर होता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, वो ईजिली एक्सप्रेस करता है अपने कैरेक्टर को। डीएनए डिपेंड होता है आरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहा है। डीएनए से डीएनए बनने पे रेप्लिकेशन होता है। आरएनए वर्ल्ड में हम देखेंगे आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ये जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ होता है। मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व हुई आरएनए से। डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से स्टेबिलिटी के लिए। अब हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का।
सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है। डीएनए से डीएनए में रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रोटीन से आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं। सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का था। कुछ वायरस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स हो जाता है कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होने लगता है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये क्या होता है, एचआईवी पेशेंट्स में, एड्स में ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हम देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है।